हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथी आरा। फ्रेंड्स, 22 अप्रैल को आरआरबी एएलपी जेई सीबी2 में पूछे गए सभी प्रश्न जो कि कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से संबंधित प्रश्न थे। दोस्त, इस वीडियो का बनाने का मुख्य उद्देश्य ये नहीं कि आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किस बेसिस पर और किसके तहत क्वेश्चन को पूछ रहा है और क्या पैटर्न रहा है क्वेश्चन का। ठीक है, जिससे आप लोग एग्जाम में जाने से पहले उस चीज़ को कर लें और आपका एग्जाम जो है बेहतर बन पाए। इसका मुख्य उद्देश्य ये है। जैसे मान लीजिए एक्सेल से क्वेश्चन पूछ रहा है, एप्लीकेशन का सवाल जो है एक्सेल से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एक्सेल का जो पैटर्न है, पूछने का तरीका, किस भाषा के यूज कर रहा है ज़्यादातर एक्सेल में, उसके तहत आप लोग एक्सेल का क्वेश्चन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट दोस्त, देखिए, अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, उसमें जो है रिलेटेड जितने भी इसके, जैसे एक्सेल से मान लीजिए पूछा कोई क्वेश्चन, तो उससे रिलेटेड जितना हो सके मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया इस वीडियो में। आप लोग देखिए, अंत तक देखिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। और आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी कल परसों, तो उसमें आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में टेम्पलेट बदलने का ऑप्शन कहाँ मिल सकता है? तो आपका ऑप्शन है इंसर्ट में, थीम्स में, होम, लेआउट में, डिजाइन, थीम्स में। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा डिजाइन में। अगर आप लोग जाइएगा तो एक थीम्स मिलेगा, वहीं से आप लोग बदल सकते हैं। ठीक है, आप लोग वहाँ जाइएगा तो वहाँ आपको मिल जाएगा थीम्स में। थोड़ा इसकी हम पावर पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पावर पॉइंट में टेम्पलेट बदलने या नया टेम्पलेट लगाने के लिए डिजाइन टैब में जाकर थीम्स सेक्शन से थीम्स को चुना जाता है। ठीक है, थीम्स में ही अलग अलग टेम्पलेट होते हैं जो पूरी प्रोजेक्टेशन को लुक और फील बदलते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा फैक्ट्स है जो आप लोग समझ सकते हैं। पावर पॉइंट में सभी महत्वपूर्ण टूल्स और उनके ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। जैसे स्लाइड से जुड़े जितने टूल्स हैं वो देखते हैं। देखिए, नई स्लाइड को जोड़ना हो तो होम में जाइए, न्यू स्लाइड की ऑप्शन मिलेगा आपको। स्लाइड आउट बदलना हो तो होम में जाइए, लेआउट मिलेगा आपको। स्लाइड डिलीट करना हो तो होम में जाइए, डिलीट स्लाइड मिलेगा आपको। स्लाइड को डुप्लीकेट यानी नकली बनाना हो तो आप लोग को होम में जाकर डुप्लीकेट ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, स्लाइड रिसाइज करना हो तो आप लोग डिजाइन में जाइएगा और वहाँ पर आपको स्लाइड साइज का ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, स्लाइड का बैकग्राउंड बदलना हो तो आपको क्या करना होगा, डिजाइन में जाना होगा और फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, और देखिए दो तीन और हैं जो हो सकता है एग्जाम में पूछ दें। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। स्लाइड मास्टर एडिट करना हो, व्यू में जाइए, स्लाइड मास्टर पर ऑप्शन है मिलेगा आपको। स्लाइड नंबर जोड़ना हो तो इंसर्ट पर जाइए और वहाँ स्लाइड नंबर आपको मिलेगा। हेडर और फुटर जोड़ना हो तो इंसर्ट पर जाइए और हेडर एंड फुटर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये टेक्स्ट और कंटेंट से जुड़े टूल्स हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग थोड़ा अथी करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स जोड़ना हो तो इंसर्ट में जाकर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा। वर्ड आर्ट जोड़ना हो तो आपको इंसर्ट में जाना होगा और वर्ड आर्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। स्मार्ट आर्ट जोड़ना हो तो इंसर्ट में जाना होगा और स्मार्ट आर्ट को ऑप्शन दिखेगा आपको। टेबल जोड़ना हो तो इंसर्ट पर जाकर टेबल सेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखिए, चार्ट जोड़ना हो तो इंसर्ट पर जाना होगा और चार्ट सेक्शन देखने को मिलेगा आपको। पिक्चर या इमेज जोड़ना हो तो इमेज इंसर्ट पर जाकर पिक्चर और इमेज का सेक्शन देखने को मिलेगा। देखिए, डिजाइन और थीम से जुड़े टूल्स कुछ होंगे जो क्वेश्चन बनने योग्य हैं। थीम बदलना हो अगर आपको तो डिजाइन पर जाकर थीम्स को चेंज कर सकते हैं। अगर वेरिएंट्स को बदलना हो तो आपको डिजाइन में जाकर वेरिएंट्स को बदल देना होगा। बैकग्राउंड स्टाइल बदलना हो, जैसे वो बैकग्राउंड होता है ना पीछे का सबसे बेसिक, तो वो
डिजाइन में जाकर बैकग्राउंड स्टाइल को आप लोग बदल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ शॉर्टकट्स है पावर पॉइंट का, तो उसको आप लोग यहाँ पर देखिए। ठीक है, देखिए, अगर आपको न्यू स्लाइड जोड़ना हो तो कंट्रोल+M, अगर आपको स्लाइड या ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करना हो, कोई स्लाइड है या ऑब्जेक्ट है उसको डुप्लीकेट करना है, तो आप लोग कंट्रोल+Shift+D टिपना होगा। ठीक है, सॉरी डी नहीं, कंट्रोल+D। अगर स्लाइड डुप्लीकेट करना हो, मेन डुप्लीकेट या ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करिएगा तो सब कंट्रोल+D। अगर स्लाइड डुप्लीकेट करना होगा तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और डी। ठीक है, याद रहेगा आपको। अब देखिए, फॉर्मेट कॉपी करना हो, जो अपने फॉर्मेट बनाया है उसको कॉपी करना हो तो कंट्रोल+Shift+C ऐड करना होगा आपको। वहीं फॉर्मेट पेस्ट करना हो, जो भी आपने फॉर्मेट बनाया है, बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, ठीक है, तो उसके आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ भी का ऑप्शन मिलेगा, करना होगा, तो आपका जो फॉर्मेट पेस्ट हो जाएगा। F5 से क्या होता है पावर पॉइंट में, तो स्लाइड शो शुरू करना, जो पहली स्लाइड है वो होता है। ठीक है, पहली स्लाइड में शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट या ग्राफिक्स को मूव करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है F12, F5, F1, F2। आपका सही आंसर हो जाएगा F2। इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे डॉक्यूमेंट में F2 कुंजी का उपयोग टेक्स्ट या ग्राफिक को मूव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना, आपको कंसेप्ट मिलेगा। अगर कंसेप्ट आपको सही रहेगा तो आप लोग, पक्का कहता हूँ, आप लोग एग्जाम निकाल कर आइएगा। मेन जो बैकग्राउंड होता है बेसिक का, वो होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना होगा, रट्टा मारने से कोई चीज़ अथी नहीं हो जाता। ठीक है, कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब आप किसी टेक्स्ट या ग्राफिक को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर F2 दबाते हैं, ठीक है, आप किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं। पहले सिलेक्ट करिएगा, उसके बाद F2 दबाइएगा, तो उसे एक नई जगह पर क्या होगा, ले जाकर एंटर प्रेस करने पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये है उसके बारे में। देखिए, अब कुछ फंक्शंस और उसके कॉम्बिनेशन है, उसको जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे Shift+3 दबाने से वर्ड में टेक्स्ट का केस बदलता है। ठीक है, शिफ्ट के साथ आप लोग F3 दबाइएगा तो जो वर्ड में है टेक्स्ट का केस बदलता है। ठीक है, और यदि Alt+F4 दबाइएगा तो कोई भी प्रोग्राम में या विंडो बंद करना है। ठीक है, तो ये Alt+F4 दबा देना होगा। ठीक है, एक चीज को समझना, कंट्रोल+F4, 1 सेकेंड, कंट्रोल+F4 केवल करेंट विंडो बंद करना होता है, प्रोग्राम बंद करना नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कंट्रोल+6 करना एक प्रोग्राम में खुले अलग अलग डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनके बीच स्विच आ जाता है। ठीक है, ये कंट्रोल+6 का काम होता है। मान लीजिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप फोल्ड कर रखे हैं, ठीक है, तो किसी एक निश्चित आपको स्विच करना है तो कंट्रोल+F6। ठीक है, Shift+F7 दबाने से वर्ड में थिसॉरस खोलना या समानार्थक शब्द खोजना हो, मान लीजिए बहुत सारे आप लोग वर्ड के डॉक्यूमेंट में गए हैं और समानार्थक शब्द खोजना हो आप लोगों को, तो Shift+F7 आप लोगों को क्लिक करना होगा। अब देखिए, यदि वर्ड में आप लोग प्रिंट प्रीव्यू खोलना हो तो आप लोग कंट्रोल+F2 दबा सकते हैं। ठीक है, यदि वर्ड में कोई प्रोग्राम या विंडो बंद करना हो तो Alt+F4। ठीक है, यदि वर्ड में केवल करेंट वीडियो बंद करना है तो कंट्रोल+F4। ठीक है, सिर्फ करेंट जो लेटेस्ट है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना होगा। और देखिए, एक ही प्रोग्राम में खुले अलग अलग डॉक्यूमेंट
के बीच स्विच अगर दबाना हो तो कंट्रोल प्लस F6 मैंने बता चुका है, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, ये सारे के सारे रिपीट हो गए हैं। देखिए F2 से क्या होता है यहाँ पर समझिएगा। F2 से किसी सेल का एडिट कर सकते हैं। F4 से लास्ट कमांड रिपीट करना हो तो आप कर सकते हैं। F7 से स्पेल चेक करना हो तो आप कर सकते हैं। F11 से सिलेक्ट डाटा से चार्ट बनाना हो तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल जो है टूल का प्राथमिक कार्य क्या होता है? अगर इंग्लिश भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में भी आप लोग देखना चाहते हैं, तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द फायरवॉल टूल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनकमिंग और आउट गोइंग नेटवर्क जो ट्रैफिक के मॉनिटर और कंट्रोल करना होता है, जो इनकमिंग और आउट गोइंग। ठीक है, थोड़ी इसकी हम लोग व्याख्या की चर्चा करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। फायरवॉल फायरवॉल एक सुरक्षा उपकरण यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है जो किसी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आने और बाहर जाने वाले ट्रैफिक निगरानी नियंत्रित करता है। ठीक है, फायरवॉल क्या है कि जो अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है उस पर निगरानी करता है, यही फायरवॉल का काम होता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य अनधिकृत एक्सेस को रोकना और नेटवर्क को सुरक्षित रखना होता है। यह ट्रैफिक को विशेष नियमों के आधार पर अलाउ या ब्लॉक करता है। ठीक है, उसके विशेष नियमों के आधार पर क्या करता है, उसे अलाउ करता है या ब्लॉक करता है, निर्भर करता है उस ठीक है। 4Q यानी चौथा क्वेश्चन, एक्सेस में एक्सेल में, ठीक है, एक्सेल में A2 और B2 वैल्यू को गुणा करने के लिए सेल C2 में कौन सा फॉर्मूला दर्ज किया जाता है? ठीक है, तो मान लीजिए ये रो है और ये क्या है, ये रो, ये कॉलम है और ये रो है। ठीक है, अब कह रहा है कि A2 और B2 गुणा करने का कौन सा फॉर्मूला है? ठीक है, तो ये कोई फॉर्मूला नहीं होता। मान लीजिए C2 है, ये तो जानते हैं A1, ये B C होता है, ये 1 2 3 होता है। ठीक है, तो ये A1 हो जाएगा और ये B1 हो जाएगा। ठीक है, B2 हो जाएगा ऐसे, तो A2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तो A2 B2 C2 अगर निकालना है तो आपको A2 और B2 में गुना करना होगा बराबर के चिन्ह देकर। ठीक है, यानी इक्वल का चिन्ह देकर, बिना इसके पूर्ण नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, इक्वल भी दिया है और मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया है A2 और B2 के बीच। ठीक है, एक्सेल सूत्र लिखने समय महत्वपूर्ण कुछ नियमों को प्रकार जो है उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए जो सूत्र होते हैं वो बराबर से हमेशा शुरू होता है। जब भी आप लोग कोई मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बराबर देकर ही मल्टीप्लाई कीजिएगा। यहाँ समझते हैं, प्रत्येक एक्सेल सूत्र को बराबर चिन्ह इक्वल से शुरू करना अनिवार्य होता है। देखिए एक्सेल इसी चिन्ह से पहचानता है कि सेल में दर्ज किया गया टेक्स्ट एक सूत्र है, न कि साधारण डेटा है। उदाहरण के लिए अगर कोई जोड़ना हो A1 और F5 के बीच जितनी भी संख्या है उसको जोड़ना हो तो इसको इक्वल लगा दीजिएगा, सम लगा दीजिएगा और दोनों ब्रैकेट के बीच जो जोड़ना हो A से F5 के बीच वो लिख दीजिएगा, आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, सूत्र में ऑपरेटरों का उपयोग क्या होता है ये भी समझते हैं। देखिए गणित ऑपरेटर जो होता है प्लस को जोड़ को प्लस से प्रदर्शित करते हैं, घटाव को माइनस से, गुना को इस चिन्ह से, भागा को इस चिन्ह से और घात को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, ऐसे होता है ना, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 8 लिखना है मुझे, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो ये जो ऑपरेटर थे उनके अब देखिए तुलनात्मक ऑपरेटर के देखिए बराबर का जो इक्वल का चिन्ह होगा ऐसे होगा, बड़ा ग्रेटर देन, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखने मिलेगा लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, लेस देन इक्वल, ऐसे प्रदर्शित होता है। ठीक है, सेल के संदर्भ में उपयोग। ठीक है, सूत्र सीधे सेल में मौजूद मानों का
उपयोग करने के बजाय सेल के संदर्भ जैसे A1, B5, C10, C20 का उपयोग करते हैं। ठीक है, यह डेटा बदलने पर स्वचालित रूप से सूत्र के परिणाम को अपडेट करने के लिए अनुमति देता है। सापेक्ष संदर्भ में जैसे A1 जब सूत्र को कॉपी किया जाता है तो पंक्ति और कॉलम बदल जाते हैं। ठीक है, जब भी आप सूत्र कॉपी करते हैं तो पंक्ति और क्या होता है, कॉलम बदल जाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। निरपेक्ष संबंध में, वो तो सापेक्ष संबंध और निरपेक्ष संबंध में जैसे डॉलर का ये चिन्ह हो गया A, फिर डॉलर, फिर 1। ठीक है, जब सूत्र कॉपी किया जाता है तो पंक्ति और कॉलम स्थिर रहते हैं। ठीक है, जो पंक्ति और जब मान लीजिए सूत्र कॉलम किया गया तो जो पंक्ति होते हैं इस तरह के और जो कॉलम होते हैं इस तरह के वो स्थिर रहते हैं, स्थिर रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, यहाँ एस का मतलब होता है एक कॉलम और A1 पंक्ति दोनों स्थिर रहते हैं। यानी एक सेकेंड, यानी जब आप सूत्र को किसी और सेल में कॉपी करेंगे तो यह हमेशा A1 ही संदर्भित करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के रैम अधिक तेज होती है तथा उसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है? विच टाइप ऑफ रैम इज फास्टेस्ट एंड डज नॉट रिक्वायर्ड रिफ्रेशिंग? ठीक है, तो देखिए जो SRAM का जो मेमोरी होता है ना वो फास्टेस्ट होता है इस ऑप्शन के तहत। ठीक है, तो इसका हम फुल फॉर्म जानने वाले हैं। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी आप लोग जानते होंगे, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो एस रैम है उसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एस रैम तेज होती है और इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अदर्स जो मेमोरी होता है उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एस रैम बहुत तेज होता है, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह डेटा को स्थिर रूप से स्टोर करता है। ठीक है, जबकि डी रैम मेमोरी, डायनेमिक रैम मेमोरी को रिफ्रेश किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार पावर की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्षमता, कैपेसिटी की आवश्यकता होती है। इस रैम का उपयोग अधिकतर कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब आप लोग रजिस्टर के बारे में सुने होंगे। ठीक है, CPU का एक भाग होता है। CPU के अंदर स्थित उच्च स्पीड बहुत कम क्षमता। देखिए इसकी विशेषता क्या है कि CPU के अंदर इसका स्पीड जो होता है उच्च होता है लेकिन जो क्षमता होती है बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत अधिक होता है लेकिन इसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बहुत कम होता है। अब इसका यूज क्या है? तो रजिस्टर CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर स्थित छोटे और तेज स्टोरेज होते हैं। ठीक है, इसका ये उपयोग होता है। इनका काम होता है डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना ताकि CPU को तेजी से वह डेटा मिल सके। रजिस्टर उस डेटा को स्टोर करते हैं जिसे CPU तुरंत उपयोग करता है, जैसे कि गणना, ट्रांजैक्शन या प्रोसेसिंग के दौरान आवश्यक जानकारी। रजिस्टर कंप्यूटर का सबसे तेज मेमोरी होता है। ठीक है, जो रजिस्टर होता है कंप्यूटर का सबसे तेज मेमोरी होता है। जब CPU को किसी डेटा की आवश्यकता होती है तो वह सबसे पहले रजिस्टर में रखता है। ठीक है, किसी भी डेटा की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले कहाँ रखता है? वो रजिस्टर में रखता है। ठीक है, एक होता है कैश मेमोरी। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, कैश मेमोरी एक छोटी तेज प्रकार की रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो CPU के पास स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य CPU को जल्दी से डेटा उपलब्ध कराना होता है, यानी फटाफट, ताकि प्रोसेसिंग तेजी से हो सके। यह डेटा को स्टोर करती है जिससे CPU बार बार एक्सेस करता है ताकि डेटा बार बार मुख्य मेमोरी से लाने की आवश्यकता न हो। ठीक है, इसका उपयोग क्या है? तो CPU को तेजी से डेटा उपलब्ध कराना और स्पीड तेज जो जो इसका स्पीड होता है वो SRAM पर आधारित होता है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। विशेषता जिसकी है डेटा को स्थित बनाए रखना और रिफ्रेश की आवश्यकता ना पड़ना। ठीक है, डेटा को काफ़ी लंबे समय तक बनाए रखता है और रिफ्रेश की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। इसका कैश मेमोरी रजिस्ट्रेशन में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसकी स्पीड की बात करते हैं तो तेज लेकिन महंगा और कम क्षमता वाले। ठीक है, इसकी स्पीड तो बहुत तेज होती है लेकिन जो इसकी क्षमता होती है बहुत बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी विशेषता रिफ्रेश की आवश्यकता होती है और ज़्यादा क्षमता वाली भी होती है। उसमें क्या था, एस रैम में उसकी क्षमता कम होती है और इसकी स्पीड ज़्यादा होती थी और उस रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये मैं उस बात कर रहा हूँ एस रैम की। लेकिन डी रैम में बिल्कुल उल्टा है, इसमें क्षमता की आवश्यकता ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें रिफ्रेश की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, और स्पीड की बात करें तो स्पीड एस रैम से कम होता है। ठीक है, एस रैम से धीमी होती है। तो ये चीज़ें हैं। एक आपने सुना होगा फ्लैश मेमोरी। इसकी विशेषता क्या है, पावर कटने पर भी डेटा बनाए रखता है, इसकी ये कैपेसिटी है। ठीक है, या इलेक्ट्रिकली मिटाया जा सकता है। ठीक है, ये भी इसकी खासियत है। उपयोग यूएसबी ड्राइव में, एसएसबी एसडी कार्ड। ठीक है, स्पीड की बात करते हैं तो डी रैम से धीमी होती है लेकिन तेज और स्थिर होती है। ठीक है, अब एसएसडी की बात करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, फ्लैश मेमोरी आधारित तेज और स्थिर है, इसकी एक हैसियत है। कंप्यूटर स्टोरेज डेटा संग्रहण करता है, ये इसकी उपयोगिता है। और स्पीड की बात करते हैं तो एच डी से तेज लेकिन रैम से धीमी होती है। डी से तेज लेकिन रैम से जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी से धीमी होती है, यानी कम होता है। ठीक है, अब HDD की बात करते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। विशेषता मैग्नेटिक डिस्क पर डेटा स्टोर करता है। ठीक है, अब इसकी स्पीड की बात करते हैं, सबसे धीमा लेकिन उच्च क्षमता वाला। ठीक है, HDD सबसे उच्च क्षमता वाला है, ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। सबसे बोला ना, अभी सबसे नहीं बोला है लेकिन उच्च क्षमता वाला बोला है, किसी के मुकाबले बोल रहा है। ठीक है, स्पीड का सबसे अधिक कम का क्रम देखिए। अब स्पीड का सबसे अधिक से कम का क्रम। ठीक है, मतलब ज़्यादा से कम का क्रम बोल रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है वो रजिस्टर का होता है स्पीड, उसके बाद कैच मेमोरी का होता है, इसके उसके बाद एस रैम का होता है, उसके बाद डी रैम का, फ्लैश रैम का उसके बाद होता है, उसके बाद SSD का होता है, उसके बाद HDD का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैपेसिटी क्रम। ठीक है, तो देखिए रजिस्ट्रेशन का जो क्षमता होता है सबसे कम होता है, उसके बाद कैच मेमोरी का होता है, उसके बाद फ्लैश मेमोरी का, उसके बाद होता है SSD का और उसके बाद होता है HDD का। ठीक है, कैपेसिटी की बात करते हैं तो दोनों क्रम आप लोग देख लिए, तो आप लोग क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। निम्नलिखित में से किस एम एस एक्सेल फंक्शन का उपयोग संख्यात्मक मान को यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक विशिष्ट फॉर्मेट वाले टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो टेक्स्ट दोनों ब्रैकेट बंद, कैसे, हाउ, इसके बारे में जानते हैं। टेक्स्ट फंक्शन का उपयोग संख्यात्मक मान को एक विशिष्ट फॉर्मेट में टेक्स्ट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आप इस संख्या को देखिए, जैसे उदाहरण के लिए ये मैं बात करता हूँ। इस उदाहरण को आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं और ये उदाहरण से समझ में आने वाला था, ये वैसे बताना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी ईमेल में फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है? ओरिजिनली मैसेज एक नए ईमेल ऑप्शंस पर ध्यान देते हैं हम लोग। ओरिजिनली मैसेज एक नए ईमेल ड्राफ्ट में कॉपी हो जाता है, जो कि गलत है। एक ब्लैंक ईमेल ओपन होता है, ये भी नहीं हो सकता। ईमेल, एक सेकेंड,
ईमेल ऑटोमेटिक रूप से सभी कॉन्टेक्स्ट को प्रेषित हो जाता है, जो कि ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो होगा क्या भाई, चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए, ईमेल स्थायी रूप से डिलीट हो जाता है, तो इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। ओरिजिनली मैसेज एक नए ईमेल ड्राफ्ट में कॉपी हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने मोबाइल में भी देखा, ऐसा हो सकता है। जब आप किसी ईमेल को फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करते हैं तो वह ईमेल ओरिजिनल मैसेज को एक नए ईमेल ड्राफ्ट में कॉपी कर देता है। इसके बाद आप इसे नए प्राप्तकर्ता को भेज सकते हैं। ठीक है, ये इसकी बेनिफिट है। आप लोगों ने एक रिप्लाई का ऑप्शंस देखा होगा, उसमें जब आप किसी प्राप्त ईमेल को उत्तर देते हैं तो रिप्लाई बटन का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में आप ओरिजिनल ईमेल के कंटेंट को एक नए ईमेल में शामिल करते हैं और जवाब भेजते हैं। ये इसका रिप्लाई का कार्य होता है। अब एक और देखा होगा इस्तेमाल, रिप्लाई ऑल। ठीक है, रिप्लाई ऑल, तो उससे पहले इसके इस्तेमाल की बात करते हैं रिप्लाई की। रिप्लाई केवल भेजने वाले को उत्तर भेजता है। ठीक है, जो भेजा है उसके उत्तर यानी जवाब को रिसेंड करता है। ठीक है, और रिप्लाई ऑल एक बटन आता है, आप लोग देखे होंगे। सभी प्राप्तकर्ताओं को उत्तर भेजता है, सभी प्राप्तकर्ताओं को, जिसमें मूल प्राप्तकर्ता भी शामिल होते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन आता है सीसी कार्बन कॉपी। ठीक है, जब आप किसी ईमेल को एक से अधिक लोगों को भेजते हैं तो सीसी में कार्बन कॉपी में उन अतिरिक्त लोगों का ईमेल एड्रेस डालते हैं। सभी प्राप्तकर्ता देख सकते हैं कि ईमेल किसे भेजा गया है। ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं, इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। यदि आप एक ईमेल को ए, बी और सी को भेज रहे हैं, इमेजिन दैट, यदि आप ईमेल को ए, बी और सी को भेज रहे हैं और आप चाहते हैं कि बी और सी को जानकारी हो जो उन्हें सी में यानी कार्बन कॉपी में डाल सके, सभी को पता चलेगा कि ईमेल किसे भेजा गया है। ठीक है, इससे पता चल जाएगा। सी सभी को दिखता है कि ईमेल किसे भेजा गया है। ठीक है, इसका जो मुख्य बातें हैं ये आपको ध्यान योग्य है कि सभी को दिखता है कि ईमेल किसे भेजा गया है। एक आता है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ओके, इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप ईमेल को एक से अधिक लोगों को भेजना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक ईमेल को 2, 4 या 5 लोगों को, 1, 2, 3, 4, ठीक है, इतने लोगों को भेजना चाहते हैं तो BCC का प्रयोग करना होता है। लेकिन आप नहीं चाहते कि अन्य प्राप्तकर्ता यह देखे कि ईमेल किसे भेजा गया है, यानी BCC में डाले गए प्राप्तकर्ता के ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ता को नहीं दिखाई दे, तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। BCC में क्या होता है कि उसमें दिखाई देने लगता है कि किसको ईमेल भेजा गया है, लेकिन BCC में इसमें नहीं दिखाई देता है कि ईमेल किसे भेजा गया है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। यदि आप एक ईमेल को ए, बी एंड सी के पास भेजते हैं और आप चाहते हैं कि ए को पता ना चले कि बी और सी को ईमेल भेजा गया, तो आप BCC का उपयोग कर सकते हैं। BCC केवल भेजने वाले को ही पता होता है, बाकी नहीं पता चलता कि ईमेल किसे भेजा गया है। ठीक है, एक बटन मिलेगा अटैचमेंट, संलग्नक, किसी ईमेल के साथ फाइलों, दस्तावेजों या अन्य सामग्रियों को भेजने के लिए अटैचमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किस चीज़ का, फाइल, किसी के पास आपको फाइल भेजना है या कोई दस्तावेज भेजना है तो इसका अटैचमेंट का प्रयोग किया जाता है। आप ईमेल में फाइल को अटैच करते हैं, जैसे कि PDF, वर्ड डॉक्यूमेंट, इमेज आदि, ये सब सामग्रियों को अटैचमेंट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट एक ऑप्शन मिलता है आपको। सब्जेक्ट लाइन ईमेल का मुख्य विषय बताती है। ठीक है, यह ईमेल के बारे में संक्षिप्त जानकारी देती है, मतलब छोटा जानकारी देती है, बहुत कम। ठीक है, इस्तेमाल इसका क्या है, यह ईमेल को खोलने से पहले प्राप्तकर्ता को यह बताता है कि ईमेल का उद्देश्य क्या है। ठीक है, किसी भी
ईमेल को खोलने से पहले जो खोल रहा है उसको बताता है कि ईमेल का उद्देश्य क्या है, यानी उसका दर्शन क्या है, उसका मर्म क्या है। देखिए, एक इनबॉक्स आपको देखना पड़ेगा, इनबॉक्स आउटबॉक्स, ठीक है। तो इनबॉक्स की बात करते हैं, यह वह स्थान है जहां प्राप्त सभी ईमेल जमा होते हैं। यह आपको नए ईमेल देखने, पढ़ने और जवाब देने की अनुमति देता है, ठीक है। एक आउटबॉक्स आता है। देखिए, आउटबॉक्स वह स्थान है जहां आपके भेजे गए ईमेल स्टोर होते हैं, लेकिन जब तक वह पूरी तरह से भेजे नहीं जाते हैं वे वहां रहते हैं। यानी मान लीजिए कोई ईमेल आपने भेजा, वो रिसेंड नहीं हुआ, मतलब वो सेंड नहीं हुआ, तो वो कहाँ रहेगा? आउटबॉक्स में रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्पैम की, ठीक है। तो स्पैम या अवांछित ईमेल वे ईमेल होते हैं जो अक्सर विज्ञापनों, स्कैम या अनचाहे संदेशों से भरे होते हैं। ये स्पैम होता है। ड्राफ्ट ड्राफ्ट वह ईमेल है जिसे आपने लिखना शुरू किया, लेकिन भेजने से पहले इसे सुरक्षित रूप से बचा लिया गया, ठीक है। वो भी आउटबॉक्स के निहित अंदर रह जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक मेल मर्ज होता है। मेल मर्ज का उपयोग एक ईमेल को व्यक्तिगत रूप से अलग अलग प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए किया जाता है, जैसे कि एक ही संदेश में उनके नाम और व्यक्तिगत जानकारी को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए अपने ओपन सोर्स नेचर और कम्युनिटी ड्रिवेन डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है? अगर आप इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन फॉर इट्स ओपन सोर्स नेचर एंड कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त लिनक्स, ठीक है। लिनक्स एक क्या है, इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जिसे डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों के लिए विकसित किया गया है, ठीक है। OSO क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोर्स, ठीक है, सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों के लिए विकसित किया गया है। इसे इसकी कम्युनिटी ड्रीवन डेवलपमेंट और ओपन सोर्स नेचर के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसका ये भी खासियत है जिससे कोई भी इसे कस्टमाइज कर सकता है, ठीक है। इसे कोई भी छोटा बड़ा कर सकता है और इसमें सुधार कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब है कि सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होता है और किसी भी व्यक्ति को इसे देखने, संशोधित और वितरित करने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। कोई भी इसे संशोधित कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और वितरित कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये उसकी स्वतंत्रता होती है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। लिनक्स की बात करते हैं तो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे प्रसिद्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह डेस्कटॉप और सर्वर दोनों के लिए उपलब्ध है। इसके कई वितरण डिस्ट्रीब्यूशन हैं, जैसे कि डेबियन, फेडोरा, सेंटोस और आर्च लिनक्स, ठीक है। ये सभी के सभी, ठीक है। सोर्स कोड चार्जिंग होता है, ये भी थोड़ा, सोर्स कोड जो होता है वो पब्लिकली होता है, ठीक है, जिससे इसे कस्टमाइज या डेवलप किया जा सके। अब एक आता है विंडो BSD, फ्री ST, ओपन BSD, नेट BSD, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम BSD परिवार का हिस्सा ये है। ये लिनक्स के समान ओपन सोर्स है और मुख्य सर्वर उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। रिएक्ट ओस, ठीक है, रिएक्ट ओस ये भी एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज के समान काम करता है। इसका उद्देश्य विंडोज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ उच्च अनुकूलता प्रदान करना। हैको, ठीक है, ये भी एक प्रकार क्या है, तो ओपन सोर्स
ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बीओएस से प्रेरित है। इसका उद्देश्य एक तेज और उपयोगकर्ता मित्र ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करना है। ठीक है, अब देखिए इसका इतिहास बात करते हैं। ठीक है, विंडोज के इतिहास की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। इसकी स्थापना माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स और पॉल एलन ने किया था। ठीक है, थोड़ा हिस्ट्री पर ध्यान देते हैं इसकी। विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। विंडोज 1.0 को 1985 में रिलीज किया गया था। यह GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था जो पहले के टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डोस के मुकाबले उपयोगकर्ता के लिए अधिक इंटरैक्टिव और उपयोगकर्ता मित्र यानी यूजर फ्रेंडली था। ठीक है, विंडोज के संस्करणों में विंडोज 95, 98, XP 7, 10 और हालिया में 11 शामिल है। मैक ओएस, ठीक है, इसके इतिहास की बात करते थे 1984 में आया था। मैक ओएस वाज फर्स्ट रिलीज इन 1999 एज अ मैक ओएस एक्स सर्वर 1.0। ओके, संस्थापक की बात करते हैं हम लोग तो एप्पल इंक यानी स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियक, ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। इसके हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो मैक ओएस के पहले मैक ओएस एक्स के नाम से जाना जाता था। इसका पहला संस्करण 2001 में जारी हुआ था। हालांकि एप्पल का पहला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर 1984 में जारी हुआ था जब मैकिन्टोश कंप्यूटर पेश किया गया था। मैक ओएस एक यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल के मैक डिवाइस पर उपयोग होता है। लिनक्स, शुरुआत 1991 में, संस्थापक लिनक्स टोरवाल्ड्स। इतिहास की बात करते हैं। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे लिनक्स टोरवाल्ड्स ने 1991 में बनाया था। यह यूनिक्स आधारित और आज कई डेस्कटॉप सर्वर और अन्य उपकरणों में उपयोग किया जाता है। लिनक्स के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका सोर्स कोई सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, ठीक है, जिसे कोई भी इसे संशोधित कर सकता है, यानी इसमें कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। लिनक्स के वितरण में जो यूबुंटू है, फेडोरा है, ये सब शामिल है इसमें। ठीक है, iOS शुरुआत 2007 में, संस्थापक जो थे स्टीव जॉब्स थे। इसके इतिहास की बात करते हैं हम लोग तो iOS को एप्पल ने आईफोन और अन्य iOS डिवाइस के लिए इस्तेमाल हुआ था। 2007 में इसे लॉन्च किया गया था। iOS एप्पल के मोबाइल के डिवाइस के लिए एक विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आईफोन, आईपैड टच जैसे उपकरणों में काम करता है। iOS एक बंद स्रोत है, क्लोज सोर्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्राइवेट नेटवर्क को किसी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना होता है। ये इसका मुख्य कार्य होता है। यानी बात करते हैं इसके फायरवॉल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फायरवॉल का मुख्य कार्य एक नेटवर्क को सुरक्षित करना है और यह नेटवर्क कंप्यूटर को अनधिकृत, ठीक है, एक्सेस से बचाने के लिए काम करता है। सबसे पहले ये फायरवॉल क्या करता है कि नेटवर्क को सुरक्षित प्रदान करता है कि आप सेफ रहिए। ठीक है, यह इंटरनेट या अन्य नेटवर्क से आने वाले डेटा को क्या करता है कि नियंत्रित करता है, उसे कंट्रोल करता है और केवल अनुमत डेटा को ही नेटवर्क पर प्रवेश करने देता है। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य है, इसकी विशेषताएं हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है लैन का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका सही आंसर होने वाला है लोकल एरिया नेटवर्क, इसका पूर्ण रूप होता है। ठीक है, यह एक प्रकार का
नेटवर्क है, ठीक है, ये एक प्रकार का नेटवर्क है जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र जैसे कि घर, ऑफिस, विद्यालय के भीतर होता है। इसमें कंप्यूटर और अन्य उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि वे आपस में डेटा शेयर कर सकें। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जो है फुल फॉर्म की बात चल रहा है, तो हम अलग अलग प्रकार के फुल फॉर्म की बात करने वाले हैं। WAN वाइड एरिया नेटवर्क, एक नेटवर्क जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर ध्यान देते हैं, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यह एक प्रकार का नेटवर्क है जो सार्वजनिक इंटरनेट पर एक सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। यह प्रोटोकॉल वेब पेजों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका इतना ही कार्य है। एक होता है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। यह HTTP का सिक्योर संस्करण है जिसमें डेटा की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन होता है, ठीक है। एक होता है USB, इसका फुल फॉर्म जानने को से करते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, एक इंटरफेस जो कंप्यूटर और बाहरी उपकरणों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रैम, इसका तो आप लोग जानते ही हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक प्रकार का कंप्यूटर मेमोरी है जो डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है जब कंप्यूटर चालू रहता है, ओके। एक होता है रोम, एक होता है रैम, एक होता है रोम। रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी, यह अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें डेटा एक बार लिखा जाता है, ओनली वन टाइम, और वह अस्थायी रहता है। एक होता है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पर डेटा पैकेट्स को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक भेजने का काम करता है। DNS डोमेन नेट सिस्टम, यह एक सिस्टम है जो डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलता है। एक होता है FTP फायर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कंप्यूटर के बीच फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक होता है SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डेटाबेस में डेटा के साथ काम करने के लिए किया जाता है। देखिए, ऐसे बहुत सारे फुल फॉर्म वाले हैं, मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा क्योंकि पढ़ाने में बताने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप लोग हो सके तो कम स्पीड पर इसको देखकर आप लोग चले जाइएगा एग्जाम में। अब 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी फार्मूले में सेल रेफरेंस को एडिट करते समय MS एक्सेल में F4 कुंजी का प्राथमिकता कार्य क्या होता है। तो देखिए, जो इसका F4 का प्राथमिकता जो कार्य होता है वो एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस के बीच टॉगल करना, ठीक है। जैसे यहाँ बात करते हैं, इससे विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। जब आप किसी फार्मूले में सेल रेफरेंस को एडिट करते हैं तो F4 कुंजी दबाने से एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस के बीच स्विच किया जाता है। इसका मतलब है कि यह सेल रेफरेंस को, जैसे $AS×1 एब्सोल्यूट $1 या A1 में बदल सकता है, ठीक है। कहा ना कि रिलेटिव में बदलता है। रिलेटिव रेफरेंस, जब कोई सेल रेफरेंस जैसे A1 का इस्तेमाल करते हैं तो यह रिलेटिव रेफरेंस होता है। इसका मतलब है कि जब आप इस सेल को कॉपी करने दूसरे स्थान पर पेस्ट करेंगे तो रेफरेंस अपने स्थान हिसाब करता है, ठीक है, वैसे अपना कार्य करता है।
यहाँ MS Excel अन्य सामान्य शॉर्टकट की दिए गए हैं, उनको आप लोग थोड़ा देख लीजिए। जिसे Ctrl+C, ठीक है, MS Excel की बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, MS Excel पर बात हो रहा है। Ctrl+C कॉपी, ठीक है, इससे कॉपी होता है। यह शॉर्टकट किसी भी चयनित सामग्री, सेल, टेक्स्ट या डेटा को कॉपी करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये इतनी सी बात आपको बताने नहीं पड़ेगी, आप लोगों को मालूम होगा। Ctrl+X यह कट करता है। यह शॉर्टकट चयनित सामग्री को काट कर क्लिक बोर्ड में रखता है ताकि इससे किसी अन्य स्थान पर पेस्ट किया जा सके। Ctrl+V आपको इससे मालूम है पेस्ट होता है। Ctrl+D से पूर्व क्रिया होती है, अंडो और रेडो की प्रक्रिया वाई से होती है, ठीक है। Ctrl+A सभी को चयनित करें। यह शॉर्टकट पूरी वर्कशीट या चयनित जो जितने भी विंडो पर चयनित होते हैं उसको क्या करता है, सेलेक्ट करता है, चयनित करता है, ठीक है। Ctrl+S ये सेव करता है, जो भी आपने फाइल बनाया है विंडोज पर उसको सेव करता है, डॉक्यूमेंट बनाया है उसको सेव करता है, ठीक है। Ctrl+P प्रिंट, इससे प्रिंट होता है शॉर्टकट, इससे वर्क बुक या शीट को प्रिंट करने के लिए प्रिंट डायलॉग ओपन होता है। Ctrl+S इससे क्या होता है कि यह शॉर्टकट आपको वर्कशीट में किसी भी शब्द या संख्या को ढूंढने की अनुमति देता है, ठीक है। Alt+E+S+B काफ़ी लंबा ये प्रोसेस है, लेकिन इससे क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले इससे पेस्ट स्पेशल होता है, ठीक है। आप लोग पेस्ट स्पेशल एक ऑप्शंस देखे होंगे। यह शॉर्टकट पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स को खोलता है, जिससे आप केवल वैल्यूज, फॉर्मेटिंग, फॉर्मूला आदि पेस्ट कर सकते हैं। 10 देखिए, Ctrl+Shift+L डेटा फिल्टर, यह क्या करता है कि फिल्टर लगाने या हटाने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट है। Ctrl+Shift++ नया सेल या, देखिए यह क्या करता है, यह शॉर्टकट एक नया सेल या रो कॉलम जोड़ता है। 12 Ctrl+ कॉमा देकर माइनस, किसी सेल को हटाने या डिलीट करना हो तो चयनित सेल डेटा को हटाने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। F2 से क्या होता है, MS Excel में यह शॉर्टकट सक्रिय सेल को एडिट करने के लिए उपयोग होता है ताकि आप सीधे उसमें बदलाव कर सकें। Ctrl+Shift+ ये क्रॉस S मूल रूप से स्वरूपित करें, ठीक है। यह शॉर्टकट चयनित डेटा को मुद्रा प्रारूप में बदलता है। आप लोग मुद्रा के ये चिन्ह लगाया है तो मुद्रा में बदल देता है। Ctrl+Shift+% लगाने से क्या होगा, तो देखिए यह शॉर्टकट चयनित डेटा को प्रतिशत प्रारूप में बदलता है। अगर आप ये शॉर्टकट दबाते हैं, क्लिक करते हैं तो आपको प्रतिशत में बदलेगा, ठीक है। Ctrl+T तालिक टेबल, ठीक है, तालिका टेबल बनाएं। यह शॉर्टकट चयनित डेटा को तालिका के रूप में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। Ctrl+1, ठीक है, इससे क्या होता है, फॉर्मेट सेल डायलॉग ओपन होता है। यह शॉर्टकट फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को खोलता है, जहां आप सेल की विशेषताएं बदल सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट, बॉर्डर, रंग इत्यादि। देखिए शिफ्ट प्लस स्पेस पूरी पंक्ति का चयन होता है इसमें, ठीक है। Ctrl+स्पेस, इससे क्या होता है, Ctrl+स्पेस दबाने से इस शॉर्टकट से वर्तमान सक्रिय कॉलम चयनित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्मार्टफोन या टैबलेट को सुरक्षित करने का पहला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या है। तो देखिए किसी भी स्मार्टफोन को या टैबलेट को सुरक्षित करने के लिए पासवर्ड डालते हैं। आप लोग देखिए करे होंगे, आप लोग देखिए ऐसे कुछ होता है, पैटर्न डालते हैं ऐसे करके, या फिर आप लोग नंबर डालते हैं, जैसे 1 2 3 4 होता है,
456 तो नंबर डालते हैं, तो उसको सुरक्षित बनाने के लिए हम लोग पासवर्ड का उपयोग करते हैं या पिन प्रोटेक्टेड लॉक स्क्रीन सेट करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर सही डी हो जाएगा। किसी स्मार्टफोन टैबलेट को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले कदम पासवर्ड पिन या बायोमेट्रिक लॉक, यानी हम लोग लगाते हैं ना फिंगरप्रिंट, वही बायोमेट्रिक लॉक सेट करना है। इससे आपको डिवाइस की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, खासकर यदि आप डिवाइस को खो जाए या चोरी हो जाए। यह सुनिश्चित करता है कि बिना आपके अनुमति के कोई भी इस अन्य व्यक्ति आपके डिवाइस एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, देखिए VPN का उपयोग कैसे करते हैं। सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करते समय VPN का उपयोग करते हैं। वाईफाई नेटवर्क का उपयोग करते समय हम लोग VPN का उपयोग करते हैं। यह आपके इंटरनेट कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करता है और आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित करता है। VPN का ये कार्य होता है। स्मार्टफोन के फाइंड माय डिवाइस में फीचर का उपयोग, देखिए जो होता है ना फाइंड माय डिवाइस, आप लोग मोबाइल गुम हो जाता है तो आप लोग क्या करते हैं, फाइंड माय डिवाइस में जाते हैं और अपने लोकेशन देखते हैं कि मेरा मोबाइल कहाँ पर है या लास्ट टाइम कहाँ बंद हुआ था। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, एक सेकेंड दोस्त, इसमें डिवाइस खो जाने पर आप उस ट्रैक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं या डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अरे देखिए फायरवॉल और एंटीवायरस एप्लीकेशन का उपयोग कैसे करें। कुछ स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम में फायरवॉल और एंटीवायरस प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने का विकल्प होता है। यह आपके डिवाइस को ऑनलाइन खतरों से बचाने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखा जाता है तो क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, यह न्यूनतम बिजली का उपयोग करते हुए रैम में सेशन को एक्टिवेट रखता है। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जब कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखा जाता है तो यह पावर का बहुत कम उपयोग करता है, लेकिन सक्रिय सेशन को रैम में स्टोर करता है। इसके मोड में कंप्यूटर पूरी तरह से बंद नहीं होता, ठीक है, बल्कि यह न्यूनतम बिजली का उपयोग करते हुए अपने कार्यों को रैम में बनाए रखता है। जब आप इसे फिर सक्रिय करते हैं, खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो आपका सेशन और सभी ऐप तुरंत वापस आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अन्य फैक्ट्स पर हम ध्यान देंगे। स्लीप मोड, कंप्यूटर को स्लीप मोड में रखने में CPU और हार्डवेयर घटक कम पावर का उपयोग करते हैं, लेकिन कार्यशील डेटा रैम में होता है। कंप्यूटर का डिस्प्ले बंद हो जाता है, इसमें क्या होता है, कंप्यूटर का डिस्प्ले बंद हो जाता है और बाकी सिस्टम घटक नींद में चले जाते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से बंद नहीं होता है। हाइबरनेशन मोड, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। हाइबरनेशन मोड, कंप्यूटर का पूरा डेटा हार्ड ड्राइव पर सेव हो जाता है, फिर कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो जाता है, इसमें कम्प्लीटली बंद हो जाता है। यह स्लीप मोड से अधिक पावर बचाता है। ठीक है, क्योंकि कारण जानते हैं, कंप्यूटर पूरी तरह से बंद होता है, लेकिन सिस्टम को फिर से चालू करते समय आपका पिछला सेशन डिस्क से पुनः लोड होता है। स्लीप मोड की तुलना में हाइबरनेशन मोड कम पावर का उपयोग होता है। स्लीप मोड जो होता है हाइबर मोड की तुलना में कम पावर का उपयोग करता है, लेकिन इससे अधिक समय लगता है। एक होता है स्टैंड बाई मोड, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। स्टैंड बाई मोड में कंप्यूटर कम पावर का उपयोग करता है, लेकिन पूर्ण रूप से बंद नहीं होता है। यह स्लीप मोड से अधिक सक्रिय होता है।
रैम और कुछ अन्य घटक सक्रिय रहते हैं ताकि सिस्टम जल्दी से पुनः कार्यशील हो सके। एक होता है शटन डाउन, ठीक है। जब कंप्यूटर को शट डाउन किया जाता है तो पूरी तरह से बंद हो जाता है और सभी प्रक्रिया और डेटा नष्ट हो जाता है जो रैम में होता है। कंप्यूटर को फिर से चालू करने पर आपको पूरी तरह से सिस्टम को फिर से बूट करना पड़ता है, ठीक है। यहीं पर आता है एक बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? बूटिंग वह प्रक्रिया है जब कंप्यूटर चालू किया जाता है और यह अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, ठीक है। बूटिंग के दौरान सिस्टम अपने रैम में सभी आवश्यक कार्यक्रम और डेटा लोड करता है ताकि उपयोगकर्ता काम शुरू कर सके। एक आता है सेटिंग्स में पावर विकल्प, ठीक है। तो ये सब है जो इम्पोर्टेंट है, आपको बोल दिया जाएगा। टर्निंग ऑफ डिस्प्ले, इस पर ध्यान देंगे हम लोग। आप ऑपरेटिंग सिस्टम में सेट कर सकते हैं कि जब आप कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर रहे होते हैं, when you are not use कंप्यूटर, तो स्क्रीन बंद हो जाता है लेकिन सिस्टम सक्रिय रहते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंट सेटिंग में कोलेशन ऑप्शन का उद्देश्य क्या है? यानी जो कोलेशन ऑप्शन होता है उसका मर्म क्या है, उसका दर्शन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका आशय क्या है, कुछ भी पूछ सकता है वो। डॉक्यूमेंट में सभी पेजों को एक सेट के रूप में प्रिंट करना और कलेक्शन का यही मुख्य कार्य है। डॉक्यूमेंट के सभी जितने भी पेज हैं उनको सेट करके प्रिंट करना, ठीक है, ये इसका कार्य है। थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। कोलेशन ऑप्शन का उपयोग तब किया जाता है दोस्त जब आप एक से अधिक कॉपीज प्रिंट करना चाहते हैं। यदि आप कोलेशन को चुने या रखते हैं तो प्रिंट हर सेट के लिए डॉक्यूमेंट के सभी पेजों को क्रम से प्रिंट करेगा, ठीक है। ये खास बात है कि ये क्रम से करता है, यानी पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, फिर से पहला पेज, दूसरा पेज और इस तरह से करता रहेगा, ठीक है। अगले आपने चुनी रखी है तो यदि कोलेशन को अखिल रखा जाता है तो प्रिंटर पहले सभी पेज एक कॉपी प्रिंट करेगा, फिर सभी पेज दो की और इसी तरह से करता रहेगा। कस्टम प्रिंट रेंज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। थोड़ा ये सब यूज हुआ था तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग। जब आपको दस्तावेज कुछ विशेष पेजों को प्रिंट करना होता है तो आप कस्टम प्रिंट रेट सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप पेज 1 से 5 तक या पेज 2 से 4 और 6 तक प्रिंट करने के लिए रेंट सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड शो को शुरुआत से स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो स्लाइड शो को शुरुआत से स्टार्ट करने के लिए हमें F5 कुंजी का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब शॉर्टकट की बात हुआ है तो हम लोग शॉर्टकट की बात करेंगे। स्लाइड और प्रोजेक्टेशन से जुड़े शॉर्टकट, Ctrl+M से न्यू स्लाइड जुड़ेगा, Ctrl+D से स्लाइड या ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट होगा, Ctrl+Shift+D से स्लाइड डुप्लीकेट होगा। ये तो हम लोग ऊपर की ओर पढ़े थे, ठीक है, ये हम लोग जान चुके हैं। जानना यहाँ से आवश्यक है। एस्केप, ठीक है, स्लाइड शो बंद करना। अगर आप ESC वाला टिपते हैं बटन तो स्लाइड बंद हो जाता है। Ctrl+S प्रेजेंटेशन सेव करना, जो प्रेजेंटेशन आपने बनाया है उसको सेव करने में मदद करता है, ये उसका शॉर्टकट है। Ctrl+O प्रेजेंटेशन ओपन करना, इससे प्रेजेंटेशन जो बनाया आपने वो ओपन होगा। अगर Ctrl+P दबाया है तो प्रिंट होगा, Ctrl+N दबाया तो नई प्रेजेंटेशन बनेगा, Ctrl+W या Ctrl+F4 दबाया है तो प्रेजेंटेशन बंद करना
अनिवार्य कर देता है। जब आप Alt प्लस टैब दबाते हैं तो यह आपको खुली हुई सभी एप्लीकेशंस और विंडो के बीच स्विच करने की अनुमति देता है कि आप कौन से विंडोज़ खोलना चाहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग करने से पावर पॉइंट से अन्य अनुप्रयोगों जैसे वर्ड, एक्सेल, ब्राउज़र आदि के बीच जल्दी से स्विच कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन को बंद किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप चाहते हैं कि प्राथमिकता प्राप्तकर्ता यह देख सके कि अन्य लोग को भी ईमेल कॉपी प्राप्त हुई है, तो आपको पते दर्ज करने होंगे फील्ड में उनके ईमेल। ठीक है, ये थोड़ा अधूरा क्वेश्चन है दोस्त, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट की बात आया ऑप्शन में, ऑप्शन को हम लोग बात करेंगे, ऑप्शन को लेकर चलेंगे। तो सब्जेक्ट यह फील्ड ईमेल का विषय बताती है, यह उस ईमेल का मुख्य विषय या टॉपिक होता है जिसे आप भेज रहे हैं। उदाहरण साप्ताहिक रिपोर्ट, बैठक शेड्यूल आदि। ओके, अब दूसरा ऑप्शन में था टू, प्राप्तकर्ता जिसे हम भेज रहे हैं। ठीक है, इस फील्ड में मुख्य प्राप्तकर्ता का ईमेल पता डाला जाता है, यह वह व्यक्ति है जिसे आप ईमेल भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यदि आप किसी को डायरेक्ट मेल भेज रहे हैं तो इसे ईमेल इस फील्ड में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का एक कंपोनेंट नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है सीपीयू का एक कंपोनेंट नहीं है, बाकी सब ये कंपोनेंट है। अर्थमेटिक लॉजिक, नहीं नहीं ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। ठीक है, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये देखते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कार्य क्या है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। यह भाग गणना और तार्किक संचालन करता है, जैसे जोड़, घटाव, गुना, भागा और लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, जैसे एंड और नॉट आपने देखा होगा। कंट्रोल यूनिट यानी CU, इसका कार्य क्या है जानते हैं। यह सभी प्रोसेसिंग कार्यों को संचालन और समन्वय करता है। यह डेटा को एंटर करने, प्रोसेस करने और आउटपुट के लिए मार्गदर्शन करता है। ठीक है, रजिस्टर, सीपीयू का रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर छोटे तेज मेमोरी यूनिट होते हैं जो डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करते हैं। इनका उपयोग गणना करने और डेटा प्रोसेसिंग में के लिए किया जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से डेटा संग्रहित करता है। ठीक है, अस्थायी संग्रहित करता है। कैच मेमोरी, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में नया कॉलम इंसर्ट करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए जो तरीका है वो ये होना चाहिए, होम पर जाएं, उसके बाद इंसर्ट पर जाएं, उसके बाद शीट कॉलम इंसर्ट करिए, यही इसका तरीका है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्सनल कंप्यूटर पर फायरवॉल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए इसका जो उद्देश्य है वो अनधिकृत एक्सेस को ब्लॉक करने का और कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना, इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य होता है। इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इस चीज को पॉइंट आउट करिएगा। फायरवॉल एक तरह का सुरक्षा दीवार यानी सिक्योरिटी वॉल है जो आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच लगाई जाती है। यह तय करता है कि कौन सा डेटा अंदर आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। अगर कोई हैकर या वायरस आपके सिस्टम में घुसता है या घुसने की कोशिश करता है तो फायरवॉल उसे रोक देता है। इस तरह यह आपके कंप्यूटर सुरक्षित बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन।
फरवरी 2025 में निम्नलिखित में किस कंपनी द्वारा विश्व की सबसे लंबी समुद्री केबल बनाने के योजना की घोषणा की गई है, जिसका लक्ष्य भारत में लैंडिंग पॉइंट के साथ 5 महाद्वीपों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त मेटा। ठीक है, इसका मेटा सही आंसर हो जाएगा। समझते हैं, फरवरी 2025 में मेटा ने प्रोजेक्ट वाटर वर्थ के तहत विश्व के सबसे लंबी समुद्री केबल बनाने की योजना, ठीक है, घोषणा की गई है। कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर बनाने की योजना की गई है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर प्रश्न खत्म होता है। दोस्त, पर्यावरण का भी वीडियो डाल दिया गया जो 22 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, अगर उसका भी आप लोग वीडियो देखिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, आप लोग देख सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, उसका भी हम लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।